नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2026 में देश की अंदरूनी स्थिति और बाह्य स्थिति मजबूत रहे, ये हमारी कामना है। लेकिन ये स्थितियां तभी मजबूत होंगी जब हम आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत हों। हमारी इकोनॉमी 7 पॉइंट से ज़्यादा जीडीपी के स्तर पर अगर हम देखें तो आगे जा रही है। पिछली तिमाही में तो ऐसा ही दिखा है और संभावना ये है कि आगे ये ग्रोथ रेट बरकरार रखेगा। कई रेटिंग एजेंसियां ऐसा कह रही हैं। हर एक सेक्टर में हम मजबूत पकड़ पकड़ बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है, लेकिन 2026 में ऐसी क्या स्थितियां दिख रही हैं और ऐसा क्या कुछ करना चाहिए, इसी संबंध में हम जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललित प्रसाद सर से बातचीत कर रहे हैं। 2026 का हार्ट ऑफ भारत पर ये उनका पहला इंटरव्यू है। तो 2026 का जो दृष्टिकोण बन रहा है सर, देश के आर्थिक हालात के संदर्भ में, वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि 2025 तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा रहा अगर देखा जाए तो। दूसरी तिमाही में 8% से ऊपर जीडीपी चला गया था, 8.2% पर, और पूरे साल की उम्मीद 7.3% पर है, जो रिजर्व बैंक और अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है। अब ये चुनौती बहुत बड़ी है कि क्या हम ये 7% के ऊपर कायम रख सकेंगे 2026 में भी। 2025 में फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा आया, लगभग $50 बिलियन अधिक आया पिछले साल से। हमारा निर्यात भी बढ़ा, लगभग 70 लाख 70 अरब डॉलर का निर्यात ज्यादा हुआ पिछले वर्ष की अपेक्षा से। खेती की पैदावार भी अच्छी हुई और हमारी ग्रोथ रेट 3.7% तक कृषि में गई, जबकि दुनिया का 1.5 से लेके और 2% तक का है, और पिछले वर्ष साल की अपेक्षा अच्छा था। और उद्योगों में भी कुछ उद्योगों ने बड़ा अच्छा किया, और पहली बार देखिए हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग कर रहे हैं, और चिप्स वगैरह अपने देश में मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। तो काफी प्रगति हुई है। अब सवाल यह है कि क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे 2026 में, और इसमें क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। जी। तो चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक तो देखिए कि युद्ध का वातावरण दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, और जब युद्ध का वातावरण होता है तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी अनिश्चितता रहती है। ऊंट किस करवट बदलेगा, कौन सा देश हमारे साथ होगा, कौन सा देश हमारे खिलाफ होगा, कहाँ से हम व्यापार बढ़ा सकेंगे, कहाँ से व्यापार समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बड़ी संभावना है, इन चीजों को देखनी है, तलाशनी है। अब देखिए, पिछले वर्ष रूस से हमने काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा, और रूस हमें रियायती दर पर दे रहा था, और उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। जी जी। क्योंकि वो तेल हम प्रोसेस करके, कच्चा तेल प्रोसेस करके यूरोप में बेच रहे थे, और हमने काफी अच्छी आमदनी उससे किया। और देश की जो जीडीपी के ग्रोथ में एक बड़ा कारण वो भी था कि जो हमारा विदेशी व्यापार था, और उसकी वजह से जो हमने कच्चे माल तेल का खरीद के और वहां निर्यात किया, तो अब उसकी संभावना थोड़ी कम हुई जब से ट्रंप ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं, और कुछ ऐसी उम्मीद नहीं रख रही है कि ट्रंप को 50% के नीचे बहुत जल्दी जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स हो चुके हैं और अभी तक परिणाम कोई निकला नहीं है। तो ट्रंप की क्या नीति रहेगी, एक बड़ी अनिश्चितता हमारे सामने है इस समय। और अगर हमको रूस से तेल लेना कम करना पड़ा, और जैसा कि इस वक्त हम कर रहे हैं, और ये स्थिति कंटिन्यू रही, और फिर अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाए या और कंट्रीज के ऊपर तेल के लिए ज्यादा डिपेंड हो, तो एक तो हमारा आयात का बजट बढ़ेगा, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी परेशानी की बात हो सकती है। हालांकि हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं बहुत सारे, और तेल की सप्लाई की कमी तो नहीं होगी, लेकिन ये कि
जिस दाम पर हमें तेल मिल रहा था उस दाम पर क्या मिल पाएगा, और सर एक कितनी क्वांटिटी हम जानकारी चाहते हैं। मैं तो एक एक तो जानकारी एक आपको बहुत बड़ी देना समस्या ये हो सकती है। एक जानकारी जी सर मैं आपको देना चाहूंगा कि नवंबर में अभी ये जी बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, इम्पोर्टेंट है और काफी प्रेस्टिजियस है। उसमें जी ये जानकारी आई है कि इस नवंबर का जो एक डाटा आ रहा है उसमें रूस से हमने सबसे ज्यादा तेल आयात किया है। अमेरिका लगातार धमका रहा है और शायद इसीलिए आज ही की खबर है कि डोनाल्ड जी ट्रंप ने कहा है कि हमको टैरिफ के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा। और जैसा कि आप कह भी रहे थे, बातचीत का दौर जारी था और एक बहुत अच्छे डील होने की संभावना थी, तो फिर एक डोलड्रम की स्थिति बन रही है। जी। जी। अभी बहुत अनिश्चितता है, देखिए। तो मतलब नवंबर में अच्छा हुआ, लेकिन ये कि कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है, हम्म। तो उसमें अगर अमेरिका की नीति यही रही, तो रूस से उतनी मात्रा में शायद हम तेल नहीं खरीद पाएंगे, थोड़ी दिक्कत होगी इसमें। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब देखिए हमारे विदेश व्यापार का जो रूप है वो बदल रहा है हम्म। काफी तेजी से। हम्म। और पहले अमेरिका हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, और हमारी बहुत डिपेंडेंस थी निर्यात व्यापार में अमेरिका के ऊपर। बहुत सारा माल हम निर्यात करते थे। अब वो स्थिति कमजोर हो चुकी है, हम अमेरिका को उतना निर्यात नहीं कर पाएंगे जो स्थिति है, लेकिन हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। बहुत सारे देशों से हमारा वो जो सीधा संपर्क हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, एफटीए का, और उसमें हमें सफलता भी मिली है। और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और सिंगापुर है, और इसके अलावा यूएई है, और यूरोप के कई देश हैं, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, जर्मनी है, इटली है। कई देशों के साथ हमारी चर्चा चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है, यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑलरेडी हो चुकी एफटीए है, हो चुका है, समझौता हो चुका है। न्यूजीलैंड के साथ भी तो हमने इसका हमें फायदा होगा। जी। और जो एक तरफ से हमारे ऊपर शिकंजा कसा गया अमेरिका में, तो एक तरफ से अच्छा इसलिए हुआ कि हमारा कुछ और रास्ता खुल गया, और एक एक बड़े नेशन पर खाली डिपेंडेंट रहने से बहुत सारे कंट्रीज के साथ अगर हमारा कोलैबोरेशन हो जाए तो हमारे ट्रेड को काफी बूस्ट होगा। दूसरी चीज है कि कुछ हमारे सामने और चुनौतियां हैं जो देखनी होंगी, जैसे अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्री रही एक्सपोर्ट में। अब उसके सामने चुनौतियां जो और देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने अपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, वियतनाम है, फिलीपींस है, और छोटे देश है, बांग्लादेश है, इनके साथ जो उन्होंने समझौते किए हैं, तो इस तरह के जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स थे उसमें हमारे मार्केट को धक्का लग रहा है अमेरिका में, और इन छोटे छोटे देशों के जो मार्केट है वो बढ़ रहे हैं, इनके साथ अमेरिका ने समझौते किए हैं, और जिनको रियायत देना चाहता है, भारत के खिलाफ काम करना चाहता है। तो अमेरिकी नीति का कुछ असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी कुछ इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम अपना अल्टरनेट मार्केट भी ढूंढ रहे हैं। दूसरी एक बात ये है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। अब देखिए जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है गाँव में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गाँव में बढ़ाना है लोगों को, तो ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर की जो सम्मान निधि है किसानों को दे रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि किसानों की आमदनी डबल हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूँगा कि जो 1960 के दशक में एक हरित क्रांति हुई थी, वैसी एक हरित क्रांति की अब और आवश्यकता आ गई है, और कृषि पैदावार की हमें और बढ़ाना है, और किसानों की आमदनी बढ़ाना है, खास बात ये है। और वो आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास सरकार करेगी, प्रयास हो रहे हैं इसमें। अब देखिए मनरेगा की जगह अब नई स्कीम आ गई, जी राम जी। अब ये स्कीम भी कितनी सफल होती है। मनरेगा तो आपको पता है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन उम्मीद है कि जी राम जी उस स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है, जैसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम इस समय चल रही है, इसमें बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिलता है। मनरेगा में वो बेनिफिशियरी दलालों के थ्रू जाता था, बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए वो पैसे पूरा नहीं हुआ, उनको मिल पाता था, तो अब वो मिलेगा। दूसरी चीज है कि
अब वो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है जी गवर्नमेंट ने। जी। तो ये अच्छा कदम है। तो गाँव में इससे थोड़ी रोजगार की व्यवस्था और अच्छी हो गई। लेकिन फिर भी गाँव में भी और शहरों में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। खास तौर से शहरों में पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो एम्प्लॉयमेंट की जो कमी हुई है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सर। और दूसरी ये है कि जो विदेशों में हमारे बहुत सारे बच्चे जाते थे, हुँ, अब वो रास्ता बंद हो रहा है। देख रहे हैं अमेरिका में जो उन्होंने नई इमिग्रेशन पॉलिसी बना दी है, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। हुँ, और बहुत सारे बच्चे जो जाना चाहते थे वहाँ अध्ययन करने के लिए और जॉब करने के लिए, तो उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। हुँ, और जो टेक्निकल स्टाफ था हमारा, हाईली टेक्निकल स्टाफ था, उसको तो वो लेने को तैयार है, क्योंकि उसके बिना तो उनका काम नहीं चलेगा। हुँ, लेकिन जो मिडिल रेंज के लोग हैं या जो और बिगनर्स हैं, उनके लिए जो अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड है, उनके लिए थोड़ी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। हुँ, और कंट्री के अंदर ही हमें ये करना पड़ेगा कि अपने उद्योगों में, कृषि में, सब जगह कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने होंगे, हुँ। ताकि पढ़े लिखे नौजवानों को ये दिक्कत न हो जो काफी लोग फेस कर रहे हैं इस समय राइट। देश के अंदर। सर, 2026 और 27 के बजट के पहले का पहला इंटरव्यू मैं आपसे कर रहा हूँ। जी क्या जी। कुछ उम्मीद है कि जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठा सकती है आगामी बजट में? हाँ, कुछ तो कदम बढ़ानी पड़ेगी। एक तो यह है कि अब जो इनकम टैक्स का स्लैब है, शायद ये और भी नीचे करना पड़े। हुँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा। हुँ। और देखिए अभी जो जीएसटी का रेट घटाया गया तो उसका कितना अच्छा परिणाम हुआ। जी, जी। जीएसटी का रेट घटने के महीने भर के अंदर चीजों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी। हालांकि वो फेस्टिवल सीजन भी था, हुँ, लेकिन जो भी हो, लेकिन डिमांड बढ़ी और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा और पूरी इकानमी बूस्ट हुई उससे। हुँ, तो अगर टैक्स रेट में गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब में कुछ और कमी करे और कुछ और रियायत दे, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब एक तो रुपए की कीमत पहले जैसे नहीं रही है, आप देख रहे हैं हुँ, दिनों दिन रुपया गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो अगर हमारी करेंसी थोड़ी ढीली हो गई तो ऐसी स्थिति में हालांकि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्थिति अभी इस देश में नहीं है हुँ, और काफी हद तक मैंने कंट्रोल में कर रखा है इन्फ्लेशन। बल्कि इस साल तो 0 पॉइंट समथिंग आ चुका था जो इन्फ्लेशन का रेट था एक महीने में। हुँ, तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी रिजर्व बैंक की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हुँ, कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और रेपो रेट भी आपने देखा कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेंज किया ताकि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। मध्यम तो वर्ग को उसके लिए फ़ायदा जो हो। प्रयास हुए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। हुँ, तो बजट में कुछ तो टैक्सेशन के बारे में गवर्नमेंट को सोचना होगा। सोचना होगा। दूसरे जो एक्सपोर्ट के लिए कुछ और इंसेंटिव देने होंगे, राइट। खास तौर से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं या और जो प्रोडक्ट्स हैं, श्रम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कुछ और ध्यान देना होगा, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इनको फाइनेंस इजीली मिल सके और इनकी मार्केटिंग की गवर्नमेंट हेल्प करे, हुँ, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे, ताकि इनका मार्केट वाइडन हो। तो जिन जिन कंट्रीज से हम अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एफटीए कर रहे हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, हुँ, उनको हम किस तरह से बूस्ट कर सके। क्योंकि चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग या और चीज है तो दिस विल टेक टाइम। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, ये सब जो इस वक्त दुनिया में जिसकी बहुत डिमांड है, हुँ, तो उन चीजों का प्रोडक्शन तो अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमारा एक्सपोर्ट बेस रहा है, उनको तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के भी आइटम्स हैं, उसमें भी हम आगे जा सकते हैं, उसमें भी क्वालिटी इम्प्रूव करें। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी बूस्ट करे इकानमी को, लोगों को, इंडस्ट्रीज को और मैन्युफैक्चरर्स को। और जैसे पीएलए स्कीम मतलब गवर्नमेंट ने बनाई थी, हुँ, जो इंसेंटिव दिया इंडस्ट्रीज को, उसका बड़ा फायदा हुआ। तो ऐसे ही क्वालिटी बूस्ट के लिए भी कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट दे और कुछ कड़ाई भी करे। हुँ, दोनों चीजें साथ साथ चले ताकि जो हमारी क्वालिटी या प्रोडक्ट्स है
वो एक्सपोर्ट मार्केट में compete कर सके और देशों के साथ, और खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में या और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें, जी ऑटो इंडस्ट्री में भी पॉसिबिलिटीज है काफी अच्छी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होने लग जाए इस देश में तो होगा। एक प्रॉब्लम और जो आ रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए वो है क्रिटिकल मिनरल्स। अब देखिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई हमारे यहाँ बहुत अभी कम है, हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि हमारे यहाँ भी इसके खदान मिलेंगे और कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हमारा डिपेंडेंस ज्यादा है और कंट्रीज पर। देखिए अफगानिस्तान की ओर भी हम थोड़ा झुके हैं, उसका एक कारण ये भी था जी जी कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई अफगानिस्तान से काफी मिल सकती है, और भी कुछ कंट्रीज है, क्योंकि चाइना देखिए डिपेंडेबल नहीं रहा क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। एक बार तो उन्होंने रोक ही दिया था जी फिर बाद में उन्होंने थोड़ी सप्लाई शुरू की। ताइवान भी जो इलेक्ट्रॉनिक सोफिस्टिकेटेड गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जो हमें जरूरत है काफी मात्रा में वहां से लाते हैं, लेकिन ताइवान भी लड़ाई में फंस रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई और ताइवान पर हमले हुए या युद्ध हो गया तो बहुत सारी सप्लाई वहां से बंद हो जाएगी। तो जो युद्ध का वातावरण दुनिया में जगह जगह बन रहा है, ईरान में देखिए बन रहा है, बन गया ईरान भी हमारे तेल का अच्छा सप्लायर रहा है, और भी ईरान से हमारे व्यापार अच्छे होते रहे। तो अगर ईरान में वो यूक्रेन जैसी स्थिति हो गई तो आप देखिए हमें नुकसान तो होगा उसका ना। बिल्कुल जिन जिन देशों के साथ हमारे व्यापार हैं, अगर वो युद्ध में फंस जाते हैं तो देश को नुकसान होता है। वो भी ना यूक्रेन फंसे का और हम भी ना फंसे सर, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा करेगा। पाकिस्तान तो करेगा। जी जी पाकिस्तान का तो देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान से हमारा तो ट्रेड खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, जी इट इज ऑलमोस्ट नील डाउन, बहुत थोड़ा रह गया है। बांग्लादेश से भी यही प्रॉब्लम हो गई, वही प्रॉब्लम। और उसी से जो हमारे संबंध थे व्यापार ट्रेड रिलेशन वो खत्म हो चुके हैं ज्यादातर, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों से। थोड़ा सा और सर जो स्थिति एक बनी है, टेंस स्थिति है। हाँ, जो स्थिति बन रही है आगे भी उसमें कोई उम्मीद नहीं है कि इन देशों के साथ 2026 में हम कोई बहुत तरक्की कर पाएंगे, मतलब व्यापार खुल जाएगा इनके, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही होस्टाइल हो चुके हैं, और दोनों को ही बाहर से शय मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों को अमेरिका का शय मिल रहा है, ये तो बड़ी बात है। देखिए एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ पीठ में छुरा भोगते जा रहे हैं बार बार। तो ये स्थिति तो बनी है, और यूरोपियन कंट्रीज का भी अब अगर यूरोप वार में फंस गया जो स्थिति बन रही है तो उसका भी परिणाम हुआ, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, ट्रेड रिलेशंस काफी कंट्री से बड़े अच्छे हैं, तो यूरोप का वार में फंसना भी हमारे लिए नुकसानप्रद हो सकता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो एक आदमी के लिए आ सकती है। दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और यही आखिरी सवाल है सर। एक तो हमारे एलओपी ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, हालांकि उनकी बातों पर बहुत भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एलओपी के तौर पर वो बोल रहे हैं, जर्मनी से लेकर के पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तबाह हो चुका है। दूसरी बात, अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद करके और उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में अपना लीगल प्रोसीजर शुरू कर दिया है, पूरा साउथ अमेरिका अमेरिका के खिलाफ हो गया है। क्या इसका पॉजिटिव और निगेटिव असर भारत पर पड़ेगा? नहीं, भारत पर देखिए असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वेनेजुएला में जो हुआ, वेनेजुएला तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया में। नहीं, इसका तो पॉजिटिव असर भी हो सकता है ना सर। हम बहुत ज्यादा वेनेजुएला से खरीद नहीं रहे थे, इसलिए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन सब का होगा। जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर नकेल कस रहे हैं ट्रम्प, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी होगा, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ भी हमारा बहुत बड़ा व्यापार है। बिल्कुल। और देखिए जब युद्ध होता है या स्थिति ऐसी पैदा होती है तो सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, और ये सप्लाई श्रृंखला में जो बाधा आती है इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है इकोनॉमी को, क्योंकि माल हम टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाते, उसका भाड़ा फ्रेट बढ़ जाता है, इंश्योरेंस का कास्ट बढ़ जाता है, सारे कास्ट बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली होता ही है कि जो माल हम
$100 में कहीं सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई चेन बढ़ गया तो $120 हो जाएगा, बिल्कुल $110 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो जगह जगह सप्लाई चेन में बाधा अगर हो गई, साउथ अमेरिका में भी हो गई, यूक्रेन के आसपास देखिए भूमध्य सागर में, ये सब जगह तो ऑलरेडी सप्लाई चेन बाधित है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। टर्की ने कोशिश किया हमारी सारी सप्लाई चेन को बंद करने के लिए, हालांकि हमारी नेवी ने कमाल किया और उनको सबक सिखा दिया। लेकिन इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है, इंपोर्ट पर असर पड़ता है। और जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके मिलने में दिक्कत होती है, तब भी उसका असर होगा। और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बराबर, अगर वो बाधित होता है तो उसका नुकसान होता है। तो चैलेंजेस तो हैं, अब लेकिन ऐसा नहीं कि इन चैलेंजेस को हम पार नहीं कर पाएंगे। पीछे भी चैलेंजेस आए थे और हमने उसको फेस किया, आगे भी आएंगे, उसको फेस करेंगे। लेकिन हाँ, हमें मान के चलना होगा कि बहुत फ्री नहीं है दुनिया की इकानमी। अब WTO तो फेल हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म हो गया एक तरह से, कोई उसकी बात मानता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी चीजों को अपने आप रेगुलेट करना है और डिफरेंट कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन बनाकर आगे चलना है। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना, और सरकार इस मामले में काफी सजग है, मैं समझ कहूँ, क्योंकि जिस तरह से हम FTA वगैरह कर रहे हैं वो एक अच्छा प्रयास है सरकार का जी। और हम बहुत सारी मुसीबतें तो उसकी वजह से हमारी समाप्त हो जाएंगी। LOP ने जो कहा है इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने राहुल गांधी का तो देखिए अब क्या कहा जा सकता है। उन्होंने तो भारत की इकानमी को डंप कर दिया था, डेड इकानमी तक डिक्लेयर कर दिया। यानी अब कोई अब ये कहे कि कोई समझदार आदमी इस तरह की बात तो नहीं कर सकता। ये तो कोई जो किसी के मुंह से कोई बात कहलाई जा रही हो तो भी हो सकता है जी। अब कौन से लोग उनको प्राम्प्ट कर रहे हैं क्या है, और सरकार इस बात को जानती भी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही उनके खिलाफ, ये एक राजनीतिक सवाल है। मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये प्रश्न तो है। एक आदमी कहता है कि भारत की इकानमी डेड है, और भारत की इकानमी सारी दुनिया जानती है कि सबसे तेज बढ़ने वाली इकानमी है, और भारत चौथे नंबर पर आ चुका है ऑलरेडी। जापान इस साल पीछे चला गया जी। और 2 साल की और दे रहा है, हम जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। 3 साल जर्मनी को 2 साल के अंदर 27-28 तक हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। तो जो देश ऐसे चल रहा है उसी देश का कोई नेता दुनिया के बाहर के देशों के प्लेटफॉर्म पर जाकर कहे कि भारत की इकानमी डेड है, तो क्या कहा जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने 2026 की चुनौतियों पर कहा है और आने वाले बजट के संदर्भ में कुछ अपेक्षाएं आपने आम जनमानस से ग्रहण करके और अपने दृष्टिकोण में उसे मॉडिफाइड करके कहा है। अगर सरकार तक ये बात पहुंचे तो सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी और इस पर मंथन भी चल रहा है, क्योंकि बजट फरवरी में पेश हो जाएगा। और इसको देखते हुए जो चुनौतियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी हमारे सरकार के प्रयासों और हमारे लोगों के प्रयासों के कारण आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा प्रोफेसर ललन प्रसाद सर का मानना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ललन प्रसाद सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, उनसे हम जवाब लेंगे और अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आपने हार्ट ऑफ भारत से ललन सर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।